आपने ट्यून किया है रेडियो इंद्रधनुष, सदाबहार गीतों का सतरंगी पिटारा। वक्त हो चला है उस साप्ताहिक प्रोग्राम का जिसका नाम है एक कहानी कुछ नगमे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपका परिचय देश विदेश के उत्कृष्ट साहित्य से करवाएं जो आज के इंटरनेट के दौर में कहीं खो गया है। हम आपके लिए अलग अलग दौर के प्रख्यात कहानीकारों की बेहतरीन कहानियां लेकर आते हैं और उन्हें मधुर गीतों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपको सुना रहे हैं जाने माने हिंदी लेखक और कहानीकार भीष्म साहनी की लिखी एक कहानी जिसे प्रस्तुत कर रही हैं शैली मेहता। दोस्तों, भीष्म साहनी ने 100 से अधिक कहानियां, 5 उपन्यास और कई नाटक लिखे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत मिली उनके लिखे नाटक तमस के लिए, जिस पर एक बहुत कामयाब फिल्म भी बन चुकी है। लीजिए पेश है उन्हीं की लिखी कहानी चीफ की दावत, शैली मेहता की आवाज में। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की भी फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपैयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम भी बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे, पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूर कर अंग्रेजी में बोले, मां का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर शुरू हो जाए। पहले ही बड़ी मुश्किलों से बंद किया था। मां से कहो कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निबेट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद भी आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वे सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगी तो? साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या मां को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चलेगा? 11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक्स ही लेते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली भाई के पास जा रही थी, तुमने यों ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। श्रीमती जी बोली, वाह, तुम मां और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढना था। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में ही खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है,
और उन्हीं कदमों से मां की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हुए। मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे से मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देख मां का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। मां, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आएंगे। मां ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो अपने काम जल्दी से निबेट लेना। अच्छा बेटा। और मां, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहां बरामदे में बैठना। फिर जब हम सब यहां आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। मां अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीमे से बोली, अच्छा बेटा। और मां, आज जल्दी से सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर दूर तक जाती है। मां लज्जित आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात तो नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध से वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे की कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ मां, इस पर जरा बैठो तो। मां माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं मां, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। मां ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पैर मत घूमना, ना ही वह खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी एक खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। मां चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी मां? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो तू कहेगा वही पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अध खुली आंखों से मां की ओर देखने लगे और मां के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उन्होंने अपने हाथ में रखा था। खुंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात मां से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। मां को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। पहन के आओ तो जरा मां, देखूं। मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह मां का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। मां सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियां? चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा।
तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो नहीं है जेवर। बस, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं, निरा लंडूर तो नहीं लौटाया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए फिर एक बार माँ को हिदायत करते गए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर से निकलें और कोई बात पूछें तो ठीक तरह बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना मैं लिखी। बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना मेरी माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। वह फिर कुछ नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी? चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ही ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट भी पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत, कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की बीवी से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रॉ में पीते पिलाते रात के 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे चीफ और उसके दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मां के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान जो पास खड़े थे, मां को देखते ही
देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही ना बना। छट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। मां, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वे वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ में लाने के लिए मां के आगे किया। मां और भी घबरा उठी। मां हाथ मिलाओ। पर बेचारी हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में मां ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं मां, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो मां, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। श्यामनाथ जी बोले। मां कुछ बड़बड़ाई। मां कहती है मैं ठीक हूं। कहो मां, हाउ डू यू डू? मां धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में अपने साहब से बोले, मेरी मां गांव की रहने वाली है। उम्र भर गांव में रही है ना, इसलिए आपसे लज्जाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी मां गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए मां को टिकटिकी बांधे देखने लगे। मां, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही याद होंगे मां। मां धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह मां, मेहमान का कहा भी कोई टालता है? साहब ने इतने रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया सा टप्पा ही सुना दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। मां कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, मां। इसके बाद हां या ना का सवाल ही नहीं उठता था। मां बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी पैणा, हरिया ते भागी भरियानी मां। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां ही गाकर मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। श्यामनाथ की खीज
प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग जो भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ है साहब, बहुत कुछ। मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर कुछ पूछा। नहीं, मैं दुकानों की चीजें नहीं मांगता। पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड्डियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। ये फुलकारी क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद मां को बोले, क्यों मां, कोई पुरानी फुलकारी घर में है क्या? मां चुपचाप अंदर गई और पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। मेरी माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ बेचारी चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे, मेरी माँ आपको जरूर बना कर देगी। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुंचती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों के बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर ये आंसू, ये तो आज बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक कर कर जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, माँ, दरवाजा खोलो तो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को बाहों में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ही ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूं। ओ मेरी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुंचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें मां के शरीर पर से हट आईं।
क्या कहा मां? अब ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मां को अपने पास रख नहीं सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहां क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बचे हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है मैंने। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। मां, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं, साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। मां चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी मां फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं। मां के चेहरे के रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी ना बेटा? अगर मैं फुलकारी बनाकर दूं तो तेरी तरक्की होगी। तरक्की यूं ही हो जाएगी क्या? साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा भी बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। तेरी तरक्की के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। और मां दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ मां, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक कहानी कुछ नगमे, जिसे प्रस्तुत किया शैली मेहता ने। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9518493915 और हमारा ईमेल एड्रेस है radioindradhanush@gmail.com। हमें आपके संदेश और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले वीकेंड पर हम फिर लौटेंगे ऐसे ही विशेष प्रोग्राम लेकर। तब तक सुनते रहिए रेडियो इंद्रधनुष, सदाबहार गीतों का सतरंगी पिटारा।